की संख्या यहाँ पर होती है 378। बोलो कितनी होती है? 378। और इसके अलावा जो अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी की जातियां यहाँ पर कितनी पाई जाती है? अकशेरुकी 1,25,000 है। बोलो कितनी है? 1,25,000। और अभी तक तो 2 लाख कीटों की जातियों की खोज करना बाकी है। यस, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों, वो पहले कुछ नेट में इशू आ रहा था तो आपकी ऑनलाइन क्लास 13 मिनट की नहीं हो पाई है और 13 मिनट की वो रिकॉर्डिंग हो गई है, तो 13 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। अभी अपन जहां से पढ़ रहे हैं वहां से आप ध्यान लगाइए। चलो भाई, तो ध्यान देना, हमने क्या बोला है बताओ? अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, है ना। इसके 2 एग्जाम्पल, एक तो पक्षियों की क्या है बोलो? जातियां, और दूसरा क्या है बोलो? संवहनी पादप। तीसरा हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? अमेज़न वर्षावन। यहाँ पे पादप की कितनी जातियां है? 40,000। मछली की 3,000। पक्षी की 1,300। स्तनधारी 427। उभयचर 427। सरीसृप 378। और अकशेरुकी 1,25,000। इतनी जातियां पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है। यस, इसको लिख लेंगे एक बार। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ये लिखने के लिए, ये वाली पहली स्लाइड है, एक बार आप लिख ले और बाकी 13 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग है जो उसको आपको सेंड कर दी जाएगी। यस, जैव विविधता के प्रतिरूप पहला लिखना अक्षांशीय प्रवणता। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे बच्चों। अक्षांशीय प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध। अक्षांशीय प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध। नहीं, कल तो बेटा वो जीएस सर की क्लास हुई थी ना, जीएस सर की आपको बताया था वीडियो। रिकॉर्ड क्लास ब्लैक होती है बेटा, मैं बात कर लूंगी, रिकॉर्ड क्लास सही से आए आपके पास। क्लास लेट स्टार्ट नहीं हुई है बेटा, वो कुछ इशू हो गया था तो वो इतनी क्लास आपकी रिकॉर्ड कर दी है, उतनी क्लास रिकॉर्ड कर दी है। और वैसे तो अभी आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। जैव विविधता के प्रतिरूप हम पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला प्रतिरूप है अक्षांशीय प्रवणता और दूसरा है जाति क्षेत्र संबंध। पहला है अक्षांशीय प्रवणता और दूसरा है जाति क्षेत्र संबंध। लिखा सभी ने? अक्षांशीय प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध। पहला हेडिंग लिखो अक्षांशीय प्रवणता और पृथ्वी का चित्र बना। अक्षांशीय प्रवणता, चलो पहले उसमें लिखने का काम कर लेना, ठीक है। पहला हेडिंग लिखो अक्षांशीय प्रवणता। फर्स्ट हेडिंग लिखो अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता। क्या मैं इस चित्र को बड़ा बनाऊं कि ये सही दिख रहा है आपको? दिख रहा है सही? यस। अक्षांशीय प्रवणता में ध्यान देना, नहीं पहले लिखना है, पहले लिखो इसको, यहां पर लिखो अक्षांशीय प्रवणता में। चलो लिखो सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होती है? कम होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं और वो एग्जाम्पल है पक्षियों की जातियां। क्योंकि कोलंबिया और भारत भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, इसलिए वहां पे जातियां कितनी है बताओ? 1400 और 1200 जातियां हैं। तो कोलंबिया में 1400 जातियां है क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। भारत भी भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए वहां पर क्या है बताओ? 1200 जातियां। लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री पर स्थित है, इसलिए वहां पे जातियों की संख्या कम हो गई, 105 जातियां पाई जाती है। और ग्रीनलैंड क्योंकि वो 72 डिग्री पर स्थित है, इसलिए वहां पर जातियों की संख्या 56 हो गई। जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जातियों की संख्या में क्या आ रही है बताओ? कमी आ रही है। ये बेटा दूसरा पेज ही चल रहा है, पेज कोई छोड़ना ही नहीं है। पहला पेज लिखने का काम हम अभी कर रहे हैं, पहले हमने इससे समझाया है। 13 मिनट की क्लास के लिए पेपर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अपन लिखने का काम अभी कर रहे हैं, पहले सिर्फ समझ रहे थे। अभी करना है बस। ये वो एक पहला वाली स्लाइड है और ये दूसरी वाली स्लाइड है। हाँ, डायग्राम बनाना है और थोड़ा स्पीड से बनाएंगे डायग्राम। यस, हमको सिर्फ काम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है और उसको एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। कोलंबिया में 1400 है, भारत में 1200 है, न्यूयॉर्क में 105 है और ग्रीनलैंड में 56 है। ये दूसरी स्लाइड है बेटा, पहली स्लाइड में सिर्फ दो ही बात लिखी हुई है। हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता के प्रतिरूप। ये तो पढ़ा रखा है, ये क्या पढ़ा रखा है? ये सिर्फ ये हमने जो स्टार्टिंग में अपना बेसिक पढ़ा था उसमें ये बताया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन आज अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। क्या सबूत है? तो सबूत के लिए हम पहली बात पढ़ रहे हैं कि पक्षियों की जातियों की संख्या कितनी कितनी है। पक्षियों की जातियों की संख्या कितनी कितनी है। न्यू चैप्टर नहीं है बेटा, क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, बाकी कल अपना खत्म हो जाता। तो अपन नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। अब नया चैप्टर अपन करेंगे कल। इसको आप थोड़ा स्पीड से लिखें।
टेस्ट में पूरा इकोलॉजी, वापस क्या? हाँ पूरा, हर बार पूरा ही चलेगा, तभी तो याद होगा आपको। देखो कौन सा हार्ड है, ये जैव विविधता वाला नहीं, कौन सा हार्ड कौन सा लग रहा है? ये नंबर याद करने हैं, रट रट के याद हो जाएंगे। नहीं बन गया पेपर को, यस पूरी इकोलॉजी आएगी भाई, जहां तक पढ़ाया वहां तक। ज्यादा जैव विविधता व संरक्षण से आएगा, ज्यादा क्वेश्चन जैव विविधता व संरक्षण से आएगा, और पिछली बार भी तो आपने दिया ही है। और कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट हम पढ़ाए वो आए, लेकिन पूरी इकोलॉजी आएगी। इकोलॉजी कभी भी ये नहीं होगा कि ये आएगा वो आएगा, पूरी इकोलॉजी साथ में आएगी, तब भी तो आपको एग्जाम तक रट्टे रटाए याद होगी। तो याद करनी है, कुछ नहीं है, 2 घंटे रात को ज्यादा जगो और याद कर लो। हाँ और ये तो इजी चैप्टर है, इसमें पढ़ना ही क्या, रट रट के याद करना है। चलो भाई, पक्षियों की जातियों की संख्या अभी रटा देती हूँ। चलो, कोलंबिया में कितनी है? 1400, भारत में 1200, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56। तो भैया याद हो गया ना, इसमें क्या है बताओ? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्या होती है? कमी होती है। इसको कहाँ याद करना है? यही तो याद है। चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है बताओ? सवानी पादप की जातियां। बोलो क्या है? सवानी पादप की जातियां। इक्वाडोर कहां पर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यूएसए कहां पर है? शीतोष्ण क्षेत्र में। तो बताओ कहां पर ज्यादा होगी? इक्वाडोर में। अपने आप पता चल रहा है, बताओ कहां पर ज्यादा होगी? इक्वाडोर में। राइट, लिख लिया सभी ने? किसी का बाकी? किसका बाकी? एक दो बच्चे रह गए, तो ही थोड़ा स्पीड से लिख लिया ना, ये सारा लिख लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना। इधर बॉयज किसी का बाकी है क्या कि हो गया? इधर हो गया? यस चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखना। सवानी पादप की जातियां, सवानी पादप की जातियां, सवानी पादप की जातियां। तो अपने आप पता चल रहा है इक्वाडोर में सवानी पादप, इक्वाडोर में सवानी पादप 10 गुना अधिक है। इक्वाडोर क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यूएसए क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। तो अपने आप पता चल रहा है जैव विविधता जातियों की संख्या कहां पर ज्यादा होगी बताओ? इक्वाडोर में। कितनी ज्यादा है? यूएसए से 10 गुना ज्यादा है। सवानी पादप इक्वाडोर में कितने ज्यादा है बताओ? 10 गुना ज्यादा है। किससे 10 गुना ज्यादा है बताओ? यूएसए से, है ना? तो दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। सवानी पादप की जातियां लिखना इसमें। सवानी पादप फटाफट से लिख लो। सवानी पादप की जातियां एक लाइन में लिखवा दूं क्या? अगर डायग्राम ना बनाओ तो बनाओगे तो लिखो इसको, बस केवल ये लिख लो। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इक्वाडोर है, शीतोष्ण क्षेत्र में यूएसए है। यूएसए में जातियों की संख्या क्या है? कम, और इक्वाडोर में जातियों की संख्या क्या है? ज्यादा। हाँ चलो चलो लिखो। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अतः सवानी पादप, सवानी पादप की जातियां, सवानी पादप की जातियां यूएसए से
10 गुना अधिक है। यूएसए से 10 गुना अधिक है। इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, अतः सवर्णी पादप की जातियां यूएसए से कितनी ज्यादा है? 10 गुना अधिक है। बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। दोनों ही एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अक्षांशीय प्रवणता, न्यू चैप्टर कल स्टार्ट होगा बच्चों, बिल्कुल कल से स्टार्ट होगा। अरे भाई आदित्य, तो 71 डिग्री और 41 डिग्री का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री है, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का डायग्राम, ग्लोब आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 23.5 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ पहुंचते हैं ये डिग्री बढ़ती जाती है। यहाँ पर आएगा 66.5 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, इस तरह से। तो 71 डिग्री का मतलब 41 डिग्री का मतलब ये होता है 23 और 66 के बीच में होता है 41 डिग्री, और 71 डिग्री मतलब 66 के बाद में आता है 71 डिग्री। तो ये 71 डिग्री ये पृथ्वी के ऊपर स्थिति है, पोजीशन है। 41 डिग्री और 71 डिग्री, 41 डिग्री मतलब 23 और 66 के बीच में, और 71 डिग्री मतलब 66 और 90 के बीच में। 66.5 के बाद में जो स्थित होगा वो 71 डिग्री, और 71 डिग्री के में क्या है बताओ, है ना, ग्रीनलैंड स्थित है। 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा बताओ, 71 डिग्री। तो 23.5 और 66.5 में तो क्या है बताओ, यहाँ पर उसके बाद आएगा 41 डिग्री, और 66.5 के बाद में क्या आएगा बताओ, 71 डिग्री। तो 71 डिग्री पर तो क्या स्थित है, ग्रीनलैंड, और 41 डिग्री पे क्या है, न्यूयॉर्क। यस, ये तो पोजीशन है कि पृथ्वी पर उनकी जगह का पोजीशन कहां पर है, कहां पर स्थित है। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण में, जैसे कि हम बोल रहे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वैसे ही 41 डिग्री पर जो है वो कौन स्थित है बताओ, न्यूयॉर्क, और 71 डिग्री पे कौन स्थित है, ग्रीनलैंड। यस, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, बस यही लिखना है। हो गया आप सभी का? चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या खास है, क्या खास है यहाँ पे, जैव विविधता ज्यादा क्यों है, ये बताओ आपको। ऐसा क्या खास है यहाँ पे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं जातियों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। बताओ यहाँ पे वर्षा क्या है, ज्यादा। तापमान क्या है, ज्यादा। तापमान ज्यादा है तो वर्षा भी क्या है, ज्यादा। तापमान और वर्षा दोनों ही ज्यादा है तो सौर ऊर्जा क्या है, ज्यादा। और सौर ऊर्जा अधिक है तो बताओ यहाँ पे उत्पादन क्या होता है, ज्यादा। उत्पादन ज्यादा है तो जैव विविधता भी क्या है, ज्यादा। पहला कारण तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सौर ऊर्जा अधिक है, उत्पादन अधिक है, वर्षा ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, उत्पादकता अधिक है, जैव विविधता अधिक है। सबसे पहला कारण तो सूर्य की किरणें है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यहाँ पे सीधी गिरती है तो यहाँ पे तापमान ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है, उत्पादकता भी ज्यादा है, और जैव विविधता भी क्या है, ज्यादा है। दूसरा कारण यहाँ पे जैव विविधता अधिक होने का क्या कारण है, तो दूसरा कारण हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हमने क्या बोला है, ये 23.5 डिग्री 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य का प्रकाश क्या है बताओ, सीधा। तो यहाँ पे वर्षा क्या है, ज्यादा। तापमान भी क्या है, ज्यादा। तो जैव विविधता भी क्या है, ज्यादा। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था, बताओ यहाँ पर तो क्या जमी हुई है बताओ, बर्फ। ये तो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुव के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ। और यहाँ पर भी क्या है बताओ, दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर भी क्या जमी हुई है, बर्फ। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो बताओ ये बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, पिघलेगी। और ये बर्फ पिघलेगी तो इन इलाकों में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। यस, पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तो नीचे वाले इलाकों में तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो सारी जातियां जो भी है वो सब बह के चली जाएगी। अभी आपको पता है केदारनाथ में बाढ़ आई थी,
मंदाकिनी नदी को गुस्सा आ गया, केदारनाथ से पूरा पहाड़ों की बर्फ पिघली और नीचे वाले इलाकों में पानी आ रहा है। नीचे वाले इलाके तो यू के यू बह के जा रहे हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सब यू के यू बह के जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? ऊपर ध्रुवों की पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तो यहाँ वाले इलाके में तो बाढ़ आएगी, लेकिन यहाँ वाले इलाकों में बाढ़ है क्या? नहीं है। तो बताओ, यहाँ पे तो जातियों को विकास करने के लिए बहुत समय मिल जाता है, लाखों वर्षों तक ये वाला क्षेत्र जो होता है वो अबाधित रहता है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, यहाँ पे हिमनद नहीं होते, यहाँ पे ग्लेशिएशन नहीं होते। तो यहाँ पे जातियों को विकास और विविधता के लिए क्या मिल जाता है? काफी समय मिल जाता है। तो बताओ, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। और उसी को कहा जाता है जाति उद्भवन। क्या कहा जाता है? जाति उद्भवन। जातियों को विकास और विविधता के लिए यहाँ पे समय मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ और हिमनद नहीं होते, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में बाढ़ और हिमनद होते हैं। तीसरा कारण, यहाँ पे मौसम में परिवर्तन। ये तो ऊंचाई पर है, ये वाले इलाके कहाँ पर है बताओ? ऊंचाई पर है। तो बताओ, यहाँ पर तो मौसम में परिवर्तन होते रहते, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी क्या कभी क्या, लेकिन यहाँ पे तो मौसम में परिवर्तन नहीं होते हैं। और मौसम का स्थिर मौसम जो होता है या स्थिर पर्यावरण जो होता है वह निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। पर्यावरण स्थिर रहता है तो वहां पे जातियों की लगातार क्या होता है बताओ? विकास होता है। तो बताओ, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होने के 3 कारण याद रखने हैं। पहला बोलो क्या है? सौर ऊर्जा। बोलो क्या है? सौर ऊर्जा। दूसरा कारण क्या है? जाति उद्भवन। बोलो क्या है? जाति उद्भवन। यहाँ पे हिमनद होते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे ग्लेशिएशन है क्या? नहीं। यहाँ पे पहाड़ों की बर्फ पिघल के आएगी क्या? नहीं। क्या यहाँ पे बाढ़ होगी क्या? नहीं। तो बताओ, जाति को विकास और विविधता के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। इसी को बोलते हैं जाति उद्भवन। बोलो क्या बोलते हैं? जाति उद्भवन। क्या यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होते हैं क्या? नहीं। और स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। बोलो किसको बढ़ावा देता है? निकेत विशिष्टीकरण। निके क्या होता है उसका एक अलग से टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, अभी याद रखना है। स्थिर पर्यावरण के कारण निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि वो जाति यहाँ पे फलती फूलती जाती है, उसका रोल यहाँ पे बढ़ता जाता है और वो अपना विकास करती जाती है। उसी को ही कहा जाता है नीके। क्या बोला जाता है? नीके। किसी जीव का वहां पर कार्यात्मक रोल क्या है, कार्यात्मक उसका कार्य क्या है, उसी को कहा जाता है नीके। तो नीके का मैं अलग से लिखवाऊंगी, अभी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, साथ साथ में एक बार इसको लिखना शुरू करेंगे, साथ में एक बार लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, एक बार साथ साथ में थोड़ा स्पीड से ही लिखेंगे बच्चों। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण लिखना जाति उद्भवन। अच्छा, अमेजन वाला बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो, जाति उद्भवन। जाति उद्भवन इसी में ही चल रहा है, वो अक्षांशीय प्रवणता के अंदर ही है, पहले ये लिख लो, जाति उद्भवन। और जाति उद्भवन को कहते हैं स्पीशिएशन। स्पीशिएशन लिखना है इसमें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हिमनद या ग्लेशिएशन के कारण बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ नहीं आती है। अतः जातियों को विकास व विविधता के लिए समय मिल जाता है। बाढ़ आएगी तो सब कुछ बह के चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो लाखों वर्षों तक ये क्या रहता है बताओ? अबाधित रहता है, अनडिस्टर्ब रहता है।
लाखों वर्षों तक तो यहाँ पे कोई बाढ़ वाढ़ कुछ आती नहीं है, तो भाई यहाँ पे तो जातियों का विकास आराम से हो जाता है। दूसरा है निकेत विशिष्टीकरण। निकेत विशिष्टीकरण, निकेत विशिष्टीकरण में लिखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन कम होते हैं, मौसम में परिवर्तन कम होते हैं, या स्थिर पर्यावरण, स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को, निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है, निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। तीसरा, यहां सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अधिक है, अतः उत्पादकता भी अधिक होती है, वह जैव विविधता, जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक है। उत्पादकता भी यहाँ पर ज्यादा है, तो जैव विविधता भी ज्यादा है, और सौर ऊर्जा भी यहाँ पे क्या है बताओ, ज्यादा है। नई वाली एनसीईआरटी में हाँ चैप्टर 3 ही है बेटा, पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें एक चौथा चैप्टर और है, वो लास्ट चैप्टर ही अपना बाकी है, बाकी कंप्लीट हो गया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गंधक जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, यस बेटा प्रोड्यूसर ही है, उत्पादक भी है, क्योंकि ये तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, उत्पादक में लिखवाया भी था शायद, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी है, और स्वपोषी है तो उसको प्रोड्यूसर ही मानेंगे, उत्पादक ही मानेंगे। चलो भाई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि वहां पे जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक है, तो 3 कारण के कारण जैव विविधता अधिक है। पहला जाति उद्भवन है, दूसरा निकेत विशिष्टीकरण है, और तीसरा है यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या है बताओ, ज्यादा है। यस, लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, अमेजन वर्षावन में। बोलो कहाँ पर पाई जाती है, अमेजन वर्षावन में। तो सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन में। बताओ पाठकों की कितनी जातियां है, 40,000। मछलियों की कितनी है, 3,000। पक्षियों की कितनी है, 1300। स्तनधारी कितने हैं, 427, है ना। और एम्फीबियन कितने हैं, 427। सरीसृप कितने हैं, 378। अकशेरुकी कितने हैं, 1,25,000। चलो लिख लो, याद हो गया है तो लिखो लिखो, कितना याद हुआ ये तो पता चलेगा। चलो ये हो गया सभी का, किसी का बाकी है, हो गया सबका, किसी का बाकी है नहीं है। चलो नेक्स्ट ये लिख लेना, सर्वाधिक जैव विविधता, अरे कहां गया, यस, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर है, किसके अंदर है, तो अमेजन वर्षावन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षावन कहां पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पे पादप की 40,000 जातियां है, मछली की 3,000 है, पक्षी की 1,300, स्तनधारी 427, उभयचर 427, सरीसृप 378 और अकशेरुकी 1,25,000।
11 की बायो नहीं काम आएगी बेटा। अंकित डाकड़, कल से पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, उदयपुर में तो बारिश ही नहीं हो रही है। 11 बायो की बुक नहीं काम आएगी। अपने को 12th बायो के लिए चाहिए, सीयूईटी के लिए। 11 की बेटा उसमें से कुछ जेड के टॉपिक है, वो आप उसमें से पढ़ सकते हो। बाकी अभी अपने को चाहिए, बताओ, है ना, 12th की बुक चाहिए होती है। यस, कंप्लीटेड। हो गया ये। चलो नेक्स्ट है अब जाति क्षेत्र संबंध। दूसरी बात अपने को क्या पढ़नी है बताओ, जाति क्षेत्र संबंध। जाति क्षेत्र संबंध को बताया था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। बोलो किसने बताया था? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। बताओ रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने दी थी? पॉल एहरलिख। बोलो किसने दी थी? पॉल एहरलिख। लेकिन जाति क्षेत्र संबंध किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। बोलो किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। दक्षिणी अमेरिका के जंगलों की यात्रा करने गया। अगर वो नहीं जाता तो नहीं बताता और आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ता, लेकिन वो यात्रा करने चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते। बताओ कहां पर गया था? बताओ। दक्षिणी अमेरिका के जंगल में गया और उसने जंगल में जाके बोला कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जातियों की संख्या बढ़ेगी। सीधी बात बोली उसने, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जातियों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। बताओ, जैसे कि समझ लो ये एक लाइन है, एक लाइन में इन सबको जातियां मान लेते हैं। तो बताओ एक लाइन में कितनी जातियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगले वाली लाइन में जातियों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। अगले और क्षेत्रफल बढ़ाया तो बढ़ी क्या? यस। और क्षेत्रफल बढ़ाया, बढ़ी क्या? यस। पीछे तक क्षेत्रफल बढ़ाया, बढ़ी क्या? यस। इधर तक क्षेत्रफल बढ़ाया, बढ़ी क्या? यस। लेकिन यहां तक क्षेत्रफल बढ़ा दो, वही है। यहां तक बढ़ा दो, वही है। यहां तक बढ़ा दो, वही है। लास्ट पीछे की 2 बेंचों में भी वही है। बात समझ में आनी चाहिए। इसको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जाति क्षेत्र संबंध। बोलो क्या है? जाति क्षेत्र संबंध। और जाति क्षेत्र संबंध को ही क्या कहा जाता है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बोलो क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होती है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना। हमने बोला ये ए क्षेत्रफल है। बोलो कौन सा क्षेत्रफल है? ए। ए में जातियों की संख्या है 100। बोलो कितनी है? 100। हम थोड़ा और क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, हमने इसको बोल दिया ये बी क्षेत्रफल है। बोलो क्या है? बी क्षेत्रफल। यहाँ पे जातियों की संख्या कितनी है? 150। 50 और नहीं मिली मतलब कितनी हो गई? 250। हमने और क्षेत्रफल बढ़ा दिया। बताओ ये क्या है? सी। यहाँ पर कितनी हो गई? 200। हमने और क्षेत्रफल बढ़ाया, डी। बताओ यहाँ पे कितनी हो गई? 210। कितनी होगी? नई नई जातियां कहां से लाएंगे? 10 ही और नहीं मिली है, बाकी तो वही वाली है, तो 210 हो गई। हमने और क्षेत्रफल बढ़ाया, ई। बताओ यहाँ पे जातियों की संख्या कितनी है? 210।
मतलब थोड़े समय तक क्षेत्रफल बढ़ाने पर जातियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद में जातियों की संख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यही रूल है, बस कुछ भी रूल नहीं है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर जातियों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर जातियों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। बोलो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये जाति क्षेत्र संबंध देने वाला कौन था बताओ, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। बोलो कौन था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, बोलो नाम बोलो क्या था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, बोलो क्या नाम था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने कहाँ की यात्रा करी, दक्षिण अमेरिका के जंगल में। दक्षिणी अमेरिका के जंगल में जाके जाति क्षेत्र संबंध दिया और उसने बोला क्षेत्रफल और जाति समृद्धि के बीच में ग्राफ खींचा जाए। ये तो क्या है बोलो, क्षेत्रफल, और ये क्या है बोलो, जाति समृद्धि। तो क्षेत्रफल और जाति समृद्धि के बीच में ग्राफ खींचने पर ये इस तरह से आता है और इस ग्राफ को कहा जाता है आयताकार अति परवलय। बोलो क्या कहा जाता है, आयताकार अति परवलय। बताओ क्षेत्रफल और जाति समृद्धि के बीच में ग्राफ कैसा आता है, आयताकार अति परवलय। क्यों, देखो क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति वही है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति वही है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर जाति वही है। स्थिर हो गई यहाँ पे। तो बताओ ये जो ग्राफ आता है और इस ग्राफ को कहा जाता है आयताकार अति परवलय। बोलो क्या कहा जाता है, आयताकार अति परवलय। और इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इसको सूत्र में, यहां से एक सूत्र याद रखना है आपको खाली, अगर इसको सूत्र में पूछे तो ये थी अपनी सुनीता। कौन थी बताओ, सुनीता। पहले भी नाम आया था सुनीता, जावेद के साथ में गई थी, जावेद ने सीटी बजाई थी और वो शर्माई, तो मैंने बोला वो शर्माई कौन थी बताओ, सुनीता। लेकिन ध्यान देना सुनीता बहुत पढ़ी लिखी है, सुनीता का है उस पढ़ी, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि वो सीए है। बोलो क्या है, सीए। सुनीता क्या है, सीए। और उसकी शादी किससे हुई है, जावेद से। बोलो किससे हुई है, जावेद से। तो फॉर्मूला अपना बन गया है एस इक्वल टू क्या है, सीए जेड। सीए जानते हो, चार्टेड अकाउंटेंट। यस, तो हमको याद कैसे रखना है, सुनीता सीए है, उसकी शादी किससे हुई है, जावेद से। तो बताओ एस इक्वल टू क्या है, सीए जेड। बोलो क्या है, सीए जेड। सुनीता क्या है, सीए, उसकी शादी किससे हुई है, जेड से। तो सीधा फॉर्मूला याद रहेगा। बोलो क्या है, एस इक्वल टू सी ए जेड। लेकिन अगर इसको लॉग स्केल पर देखें तो इसको बोलेंगे लॉग एस। बोलो क्या बोलेंगे, लॉग एस। और क्या बोलेंगे, लॉग सी प्लस जेड लॉग एस। बोलो क्या है, जेड लॉग एस। ये वाला क्वेश्चन सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है, सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है। लॉग एस इक्वल टू क्या होता है बताओ, लॉग सी प्लस जेड लॉग एस। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस सीधी सीधी इक्वेशन याद रखनी है। बताओ एस इक्वल टू क्या है, सी ए जेड। तो लॉग क्या हो गया, एस, और क्या हो गया, लॉग सी। लॉग सी इक्वल टू लॉग सी प्लस क्या हो गया, जेड लॉग एस। तो बताओ एस इक्वल टू क्या होता है, सी ए जेड। लेकिन लॉग स्केल पर क्या बोलेंगे, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो बताओ क्षेत्रफल और जाति समृद्धि के बीच में ग्राफ कैसा आता है, आयताकार अति परवलय। उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, अभी तक इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन बाकी है। जेड की वैल्यू क्या होती है, एस क्या है, सी क्या है, ए क्या है, इनके बारे में लिखवाना बाकी है। बाकी यहां तक एक बार आप लिख लो। जाति क्षेत्र संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब क्या नाम है,
जिम कल पार्टी में क्या क्या था? अच्छा, कल पार्टी में बेटा बहुत कुछ था, मिठाई थी, गुलाब जामुन थे, रसगुल्ले थे, है ना, कचौरी थी, समोसे थे। टेस्ट में पूरी इक्वल हो जाएगी बस। यस यस, वो तो सर ने कुछ वीडियो बनाया था कल, सेलिब्रेशन अपना जेईटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो उसका सेलिब्रेशन का कुछ वीडियो बनाया था, तो ऑनलाइन वाले बच्चों ने देखा होगा। मोबाइल है ना उनके पास, आपके पास मोबाइल नहीं है। यस, चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों भाई आप भी पढ़ाई करते रहे ना। यस, टेस्ट में पूरी इक्वल हो जा रही है और इस बार 25 क्वेश्चन आ रहे, सबसे बड़ी बात 25 क्वेश्चन है। यस, पता चल जाएगा किसकी कितनी पढ़ाई हो रही है। अभी तो सिर्फ केवल इन नोट्स के ऊपर फोकस करो, बस अपने आप हो जाएगा। जाति क्षेत्र संबंध किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। एक बार इसको कंप्लीट लिख लेना एक बार। आज कौन सी क्लास है अपनी? 23। चलो भाई, थोड़ा स्पीड से, कल अपन को नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, वो करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये रिवाइज करोगे एक बार कि ये लिख रहे हो? लिख रहे हो, चलो लिख लो। पेज नंबर 143 नोट कर लो, ऊपर ही नोट कर लो, यहाँ पे कहीं पे भी नोट कर लो। पेज नंबर 143 पर, पेज नंबर 143 पर क्वेश्चन नंबर 103, 104, 105, 106, 103, 104, 105, 106 करना है, ठीक है। उसके बाद 108, 109, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117, 118, 118, 121, 121, 122, 123, 124। यस, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। बाकी के और कुछ रिमेनिंग है वो मैं कल बताऊंगी। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 ही है ना? यस, वॉल्यूम 2।